वेलकम फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम समझेंगे कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, कौन कौन से सेक्टर होते हैं जो साइक्लिकल नेचर के होते हैं और कौन कौन से सेक्टर है जहां पे हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एफएमसीजी सेक्टर, जो घर गृहस्थी में यूज होने वाले आइटम है या जो चीज हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, हमको उस टाइप की कंपनी को जरूर पिक करना चाहिए। ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो इसमें एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, आईटीसी, ये कुछ कंपनीज है जो एफएमसीजी सेक्टर से आती है। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमको किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो हमारे लिए फेवरेबल है। जो हार्डवेयर बनाती है उन कंपनीज को हमको अवॉइड करना चाहिए। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डे टू डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जैसी टेक्नोलॉजी चेंज होता है हार्डवेयर को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर का क्या है कि डेली के डेली वो अपडेट होते रहता है और उसमें डिमांड हमेशा बना रहेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट या जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर का क्या होता है कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर चेंज हुआ उसके हिसाब से हार्डवेयर को रिप्लेस होना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है नोकिया। नोकिया एक समय में वर्ल्ड में नंबर 1 था मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आज के डेट में उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। उसने समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर पाया, या जो टेक्नोलॉजी को चेंज करने का डिसीजन था उसको काफी लेट से किया, इसी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाई। इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड। ये भी कॉम्पैक्ट डिस्क मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में था। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट डिस्क मैन्युफैक्चरर था, बट आज के डेट में अस्तित्व में नहीं है क्योंकि सीडी का बिजनेस कोलैप्स हुआ, उसका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, उसके जगह अदर मीडिया स्टोरेज ने जगह ले लिया। तो वो समय के साथ अपने टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर पाया। इसी तरीके से जैसे वीडियोकॉन या बहुत सारी जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो समय के साथ नहीं बदल पाने की वजह से अस्तित्व से खत्म हो गया। इसीलिए हमको अवॉइड करना चाहिए कि जो भी कंपनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में है प्योरली, उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। और जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसका आप ग्रोथ देख सकते हो, क्योंकि डे टू डे टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ने ही वाला है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसका डिमांड हमेशा बढ़ता रहेगा। तो जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमको सॉफ्टवेयर साइड में जाना चाहिए। इसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स कंपनीज। जो कंपनी घर में रोजमर्रा के जीवन में डे टू डे यूज होने वाले प्रोडक्ट बनाती है उन कंपनीज को भी हमको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि जो रोजमर्रा के जीवन में घर में यूज होने वाले आइटम्स है उसका कंजम्पशन हमेशा बना रहेगा और जो कंपनी उस बिजनेस में है उसका ग्रोथ कंटिन्यूअसली बना रहेगा। इसीलिए हमको थर्ड प्रायोरिटी में जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज है उसको भी रखना है। एग्जाम्पल के लिए आईएफबी इंडस्ट्रीज, टीटीके प्रेस्टीज, इस तरीके की कंपनीज है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। इसके बाद आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी डिमांड डे टू डे बढ़ने ही वाला है। ध्यान यही रखना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उन्हीं कंपनीज में निवेश करना है जिसमें बोरोविंग ना हो या जो अपने खुद के फंड से बिजनेस को कर रही हो। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका डिमांड कंटिन्यूअसली बना ही रहेगा। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। इसके बाद आता है स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। तो जो कंपनीज स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में है उनका कंटिन्यूअसली ग्रोथ बना रहेगा और वो भी आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, ये कुछ कंपनीज है। इसके बाद आता है कि कौन कौन से कंपनीज है जिनका बिजनेस साइक्लिकल नेचर का होता है। तो बहुत सारी कंपनीज जिनका बिजनेस क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो साइक्लिकल नेचर में आता है। तो जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगता है उस समय आपको इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और जिस समय क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने लगता है उस समय इनके प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली हायर प्राइस पे रहे तो उस समय में भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट होता है। तो एक सर्टेन रेंज में जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कंपनीज है वो एक सर्टेन रेंज में ही अच्छा परफॉर्म करती है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब भी वो परफॉर्मेंस खराब करती है, या बहुत ज्यादा लो हो जाता है उस कंडीशन में भी खराब करती है। तो इसमें क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कंपनीज में जैसे मेटल एंड माइनिंग सेक्टर भी आता है। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है उस समय जो मिडिल ईस्ट है या जो कंट्रीज
ओपेक कंट्रीज है जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, उनका इकोनॉमी बढ़ने लगता है। तो जब उनका इकोनॉमी बढ़ने लगता है तो वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो जब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ती है तो मेटल और माइनिंग का डिमांड बढ़ने लगता है ग्लोबली। तो आप देखेंगे कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है उस समय मेटल और माइनिंग शेयर्स भी बढ़ने लगते हैं। और जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने लगता है तो जो ये इकोनॉमी है जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका इकोनॉमी गिरने लगता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो उस कंडीशन में मेटल और माइनिंग का डिमांड घटने लगता है। इसके बाद हम समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर है जिसमें हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उसके बाद आता है रियल इस्टेट, उसके बाद आता है टेक्सटाइल। ये कुछ कंपनीज है जिसमें हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। इसमें और भी कंपनीज है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रेगुलेट होती है, उसमें भी हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट में है वो पॉलिसीज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो पॉलिसी चेंज होने की वजह से जो कंपनीज प्रीवियस पॉलिसी में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हो सकता है नेक्स्ट पॉलिसी में उनका खराब परफॉर्मेंस हो जाए। तो जो कंपनीज इस तरीके के बिजनेस में है जो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, उसको भी हमको अवॉइड करना चाहिए। अब समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्यों अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, मान लो उसको एक सर्टेन रेंज का रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट मान लो किसी वजह से वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया या वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल पाया उस कंपनी को। तो इनिशियली कंपनी क्या करती है, जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ उसके बाद वो एक फंड रेज करती है और उस फंड रेज करने के बाद वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करती है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किसी भी वजह से डिले हो जाए तो जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो तो जाता ही जाता है, प्लस उनका लॉस हो जाता है डिले होने की वजह से, और उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, ज़्यादातर कंपनीज तो डूब गई या कोलैप्स हो गई, और जो है भी उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। दूसरा है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट कंपनीज जो है वो क्या करती है कि मुझे ये पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए, बट ये हकीकत है कि बहुत सारी कंपनीज इलीगल तरीके से कुछ फंड को ले लेती है। जैसे अगर मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपीस को कैश में ले लेते हैं और 80 लाख में वो रजिस्ट्री करा देते हैं। तो इस तरीके से जो उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है उसको वो गलत तरीके से ले लेते हैं। इसीलिए जो भी रियल इस्टेट कंपनीज है, एक्सेप्शंस हर जगह हो सकते हैं, तो कुछ कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस ठीक है बट अच्छा नहीं है। ठीक होने की वजह से भी आप निवेश कर सकते हैं, बट आप क्यों रिस्क लेंगे। इसके बाद आता है कि टेक्सटाइल में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज जो हैवी लोन के साथ चलती है उनका परफॉर्मेंस खराब है। जैसे उदाहरण के लिए डेट फ्री कंपनीज में हम लेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि जो ब्रांड है जॉकी ब्रांड है, उसका जो शेयर प्राइस है वो आज 40,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन वही रूपा फ्रंटलाइन जो हर घर में यूज़ हो रहा है, उसका जो शेयर प्राइस है उसके सामने कहीं भी टिकता नहीं है। वो रीज़न यही है कि वो अपना जो सेल्स स्ट्रेटेजीज है उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसमें कोई प्राइस का वेरिएशन नहीं होता, वो हर किसी के लिए सेम प्राइसिंग ही रखते हैं। और दूसरी कंपनीज क्या करते हैं कि कस्टमर टू कस्टमर प्राइस को वेरी करते रहते हैं। इसीलिए जो कंपनी प्राइस में कोई कंप्रोमाइज़ ना करे और वो अपना जो ग्रोथ है उसको फोकस करके ही आगे बिजनेस करे, उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो जैसे पेज इंडस्ट्रीज, इसका शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो 15 साल पहले 300 रुपये का था, आज वो 40,000 के आसपास चल रहा है। तो इस तरीके से आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उस समय इसको डीप में समझेंगे कि हमको और क्या क्या चीज़ों को देखना है। आपको डिलीवरी क्लियर आया होगा कि कौन सी कंपनी है जो हम लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए रख सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी है जो साइक्लिकल नेचर की होती है, और कौन कौन सी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में इसको और डीप में समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।